हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्र। फ्रेंड्स, बिहार दरोगा नई भर्ती 2023 के लिए एडुटेरिया प्रैक्टिस बुक का आज हमारा यह चौथा वीडियो है। इस वीडियो में आपको यह सेट जो है नए करंट अफेयर्स के साथ जो है उपलब्ध कराया जा रहा है। इससे पहले मैंने आपको सेट नंबर 1, सेट नंबर 2 और सेट नंबर 3 को पूरे डिटेल में कवर करा दिया था। अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और देखिए, बिहार मद्य निषेध में जो सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी आई हुई है उसके लिए भी यह सेट काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस सेट को पूरा लगाइएगा। चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है, घंटी का निशान है, उसको ज़रूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी बिहार दरोगा नई वैकेंसी 2023 से संबंधित कोई भी इम्पोर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए सेशन आज के स्टार्ट करते हैं। पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और जब सेशन समाप्त होगा तो इसको कम से कम एक ग्रुप में ज़रूर शेयर कर दीजिए। फ्रेंड्स, आज के सेशन का पहला प्रश्न पढ़ेंगे। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन नवीकरणीय ऊर्जा यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी का स्रोत है। अगर आप आंसर पहले से जानते हैं तो आप आंसर कमेंट में देकर के बताते चलेंगे, और जब सेशन समाप्त होगा तो आप अपना स्कोर जरूर कमेंट करके बताइएगा। देखिए फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत, इसको गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत भी कहा जाता है। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत के एग्जाम्पल जो हैं ये सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, ज्वारीय ऊर्जा है और जल विद्युत ऊर्जा है। तो राइट आंसर इनमें से सभी हो जाएगा। और एक है अनवीकरणीय, उसको कहा जाता है परंपरागत ऊर्जा स्रोत। ठीक है, नवीकरणीय पूछा गया है। अगर आपसे पूछा जाए कि अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत कौन कौन से हैं तो प्राकृतिक गैस है, कोयला है, डीजल है, पेट्रोल है, नाभिकीय ऊर्जा है। ठीक है, इन सारे पॉइंट्स को आप ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। एक तरफ खनिज दिया गया है और दूसरे तरफ राज्य का नाम दिया गया है। पायराइट राजस्थान हो जाएगा, मैंगनीज उड़ीसा हो जाएगा, लिग्नाइट तमिलनाडु, टीन छत्तीसगढ़। तो ये बिल्कुल क्रम से दिया गया है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, 1, 2, 3 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रह्मांड के उत्पत्ति के संबंध में महाविस्फोट सिद्धांत बिग बैंग थ्योरी किसने दिया। देखिए, ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में जो महाविस्फोट सिद्धांत है यह सर्वाधिक मान्य सिद्धांत है। इसका प्रतिपादन जो है जॉर्ज लेमैत्रे ने किया था। किसने किया था? जॉर्ज लेमैत्रे ने किया है। तो राइट आंसर यहाँ पर देखिए जॉर्ज लेमैत्रे दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महावेली गंगा किस देश की सबसे लंबी नदी है। महावेली गंगा जो है यह श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है। श्रीलंका इसका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि श्रीलंका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है तो इसका नाम है माउंट पेड्रो। क्या नाम है? माउंट पेड्रो। यह श्रीलंका की सबसे ऊंची चोटी है। इसको पिद्रू तलगला भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न करेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ वन्यजीव अभ्यारण्य है, दूसरे तरफ उनसे संबंधित राज्य दिया गया है। तो यहाँ पर देखिएगा यहाँ पर देखिए मोकाम्बिका जो है ये कहाँ पर है, तो मोकाम्बिका जो है ये कर्नाटक में है, सही दिया गया है। डालमा झारखंड, नेयार जो है ये छत्तीसगढ़ में नहीं है। नेयार जो है ये कहाँ पर है तो फ्रेंड्स यह है केरल में। ठीक है, नेयार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है तो यह केरल में है। ध्यान रखेंगे कहाँ पर है, केरल में है। और कल ही मैंने आपको बताया था कि कोटीगांव आप ध्यान रखेंगे कि गोवा में है। तो ये भी सही दिया गया। पूछा गया सुमेलित नहीं है तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, हिमालय के किस भाग में करेवा भू आकृति पाई जाती है। करेवा भू आकृति जो है यह पाई जाती है हिमालय के किस भाग में, तो देखिए फ्रेंड्स यह पाई जाती है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कश्मीर हिमालय में। कश्मीर हिमालय करेवा के लिए प्रसिद्ध है जहां केसर की खेती की जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि भागीरथी और अलकनंदा नदियों के संगम स्थल को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है। भागीरथी और अलकनंदा, तो ये जाना जाता है देवप्रयाग के नाम से। अच्छा, ये जो रुद्रप्रयाग है मंदाकिनी एवं अलकनंदा का संगम है। नंद प्रयाग जो है ये नंदाकिनी, यह जो है नंदाकिनी। ठीक है, याद रखेंगे नंद प्रयाग जो है नंदाकिनी और अलकनंदा का संगम है। ठीक है, और कर्ण प्रयाग जो है यह पिंडर और अलकनंदा का संगम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगला प्रश्न है कि यहाँ पर देखिएगा कुगटी वन्य पशु विहार किस राज्य में है।
तो कुगटी वन्य पशु विहार जो है यह हिमाचल प्रदेश में है। कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में है। उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन शनि ग्रह के छल्ले की खोज से जुड़ा है। देखिए फ्रेंड्स, बिहार दरोगा में अब तक जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं, पिछली बार जो 2213 पदों पर वैकेंसी आई हुई थी वहाँ तक जितने भी प्रश्न बिहार दरोगा में पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को मैंने सब्जेक्ट वाइज कवर कराया हुआ है। हिस्ट्री का अलग, पॉलिटी का अलग, ज्योग्राफी का अलग और साइंस का अलग। तो अगर आपने अब तक उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिएगा, आपका क्विक रिविज़न हो जाएगा प्रीवियस ईयर पेपर का, वो भी सब्जेक्ट वाइज। सभी वीडियोज़ का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, देख लीजिएगा। देखिए ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, सर्वप्रथम शनि के वलयों को अपने द्वारा बनाई गई दूरबीन से देखा था गैलीलियो ने। किसने? गैलीलियो ने देखा था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। सही सुमेलित नहीं है तो फिरोजाबाद जो है ये ग्लास बैंगल्स यानी कि चूड़ी के लिए फेमस है, भागलपुर सिल्क के लिए फेमस है, जालंधर खेल सामग्री के लिए, और सांभर जो है फ्रेंड्स, सांभर यह राजस्थान में है और यह नमक उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो ये गलत दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण है। कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण जो है ये धान का खेत होगा। धान का खेत राइट आंसर हो जाएगा इसका। उसके बाद देखिए एक्वेरियम, चिड़ियाघर, ये सारे जो हैं कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र के उदाहरण हैं। वन, पहाड़, घास के मैदान, ये सारे जो हैं यह प्राकृतिक पारितंत्र के उदाहरण होंगे। उसके बाद देखिएगा कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी की स्थापना किस वर्ष की गई थी। एनजीटी का गठन जो है यह 18 अक्टूबर 2010 को किया गया था। इसके द्वारा वन, पर्यावरण संरक्षण इत्यादि से संबंधित मामलों का निपटारा किया जाता है। तो 2010 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि पर्यावरण संरक्षण हेतु ग्रीन आर्मी यानी कि हरित सेना को किस देश ने प्रारंभ किया है। तो ये किया है ऑस्ट्रेलिया ने। ऑस्ट्रेलिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व पृथ्वी दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। विश्व पृथ्वी दिवस जो है यह प्रतिवर्ष मनाया जाता है 22 अप्रैल के दिन। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। और 2023 में इसका थीम क्या था, तो इन्वेस्ट इन आवर प्लेनेट। क्या था? इन्वेस्ट इन आवर प्लेनेट 2023 का थीम था। 22 मार्च को मनाया जाता है विश्व जल दिवस। 22 यहाँ लिखता हूँ, 22 मई के दिन क्या मनाया जाता है, तो 22 मई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। तो ये सारे 22 बता दिया। 22 अप्रैल क्या मनाया जाता है, पृथ्वी दिवस। 22 मार्च जल दिवस और बिहार दिवस भी मनाया जाता है। 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। खाद्य श्रृंखला में विभिन्न घटकों का सही क्रम क्या है। यहाँ पर देखिए सही क्रम जो है यह आपका देखिए घास, फिर टिड्डा, टिड्डा को कौन खाएगा, मेढक, और मेढक को सर्प। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि यहाँ पर देखिए अंग्रेजी में मैं लिख देता हूँ सेंडाई। ठीक है, कहीं कहीं आपको ऐसे लिखा रहता है सेंडाई फ्रेमवर्क के परिप्रेक्ष्य में 15 वर्षीय आपदा न्यूनीकरण रोड मैप 2015 से 2030 को तैयार करने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन सा है। बिहार से संबंधित है, तो ये बिहार इसका राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देश में बेरोजगारी संबंधी आंकड़े कौन जारी करता है। तो फ्रेंड्स देखिए बेरोजगारी संबंधी आंकड़े जो है यह NSSO के द्वारा जारी किया जाता है। NSSO का फुल फॉर्म क्या है, तो नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस। ठीक है फ्रेंड्स, स्थापना 1950 में की गई थी, हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। और 2019 में CSO यानी कि सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस को इसके साथ मर्ज किया गया और नया नाम इसका रखा गया है NSO यानी कि नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे कि पहली बार शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए कैलोरी की अलग अलग मात्रा किसने निर्धारित किया था। तो ये किया था किस कमिटी ने, तो YK अलग समिति ने। 1979 में जो है इसका गठन हुआ था और इसने ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों के लिए अलग अलग कैलोरी की मात्रा निर्धारित की थी। ठीक है, ग्रामीण के लिए 2400 कैलोरी और शहरी क्षेत्र के लिए 2100 कैलोरी। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, जिसको कि अंग्रेजी में कहा जाता है सेबी। ठीक है, सेबी का फुल फॉर्म क्या होता है, फुल फॉर्म इसका होता है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, मुंबई में है। इसकी स्थापना 12 अप्रैल 1988 को की गई थी। ठीक है, सेबी अधिनियम 1992 के माध्यम से, ध्यान से सुनेंगे, सेबी अधिनियम 1992 के माध्यम से
यह एक स्वायत्त निकाय बना तथा इसे वैधानिक शक्तियां प्रदान की गई। वर्तमान में सेबी के अध्यक्ष कौन है? तो माधुरी पुरी बुच हैं, ध्यान रखेंगे। चलिए, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुंबई में। चलिए, अगला प्रश्न है हमारा कि राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन जो है यह कब किया गया था? तो ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, 18 नवंबर 2004 में किया गया था। 2004 राइट आंसर हो जाएगा। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। कहाँ पर? नई दिल्ली में है। अगला प्रश्न है कि प्लांक नियतांक का एसआई यूनिट यानी कि इकाई क्या है? प्लांक नियतांक का एसआई यूनिट पूछा गया है। तो देखिए, एसआई में इसका मान कितना होता है पहले जान लीजिए। तो 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकंड। अब यहाँ से इसकी इकाई आप देख सकते हैं क्या हो जाएगा? जूल सेकंड हो जाएगा। यहाँ पर देखिए जूल सेकंड दिया गया है, ठीक है। जूल सेकंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न करेंगे कि दो धातुओं का सोल्डरन किस गुण के कारण संभव है? तो यह गुण जो है यह कोहेशन है। क्या है? कोहेशन है, ठीक है, यानी कि आसंजन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि पृथ्वी पर दूरस्थ वस्तुओं को देखने के लिए प्रयुक्त उपकरण निम्न में से कौन सा है? तो यह उपकरण जो है इसका नाम है पार्थिव दूरदर्शी। यहाँ पर देखिए पार्थिव दूरदर्शक दिया गया है, अंग्रेजी में इसको कहेंगे टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप, इसी का प्रयोग किया जाता है। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि प्रकाशीय दूरबीन की अपेक्षा रेडियो दूरबीन अच्छे क्यों होते हैं? प्रकाशीय दूरबीन की अपेक्षा रेडियो दूरबीन अच्छे क्यों होते हैं? तो क्योंकि वे गैलेक्सियों का पता लगाने में मेघ आच्छादित परिस्थिति में भी दिन रात कार्य करने में सक्षम होते हैं। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। वे मेघ आच्छादित परिस्थितियों में भी काम कर सकते हैं। एक्स किरणें किस प्रकार की तरंगे हैं? एक्स किरणें जो है यह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, यानी कि विद्युत चुंबकीय तरंग है। विद्युत चुंबकीय हो जाएगा। विद्युत चुंबकीय तरंग बिना किसी माध्यम की सहायता से ही केवल विद्युत एवं चुंबकीय दोलनों के माध्यम से संचरण करती है। अगला प्रश्न है हमारा कि यदि किसी वस्तु पर लगाए गए बल की दिशा वस्तु की गति के विपरीत दिशा में होगी तो वस्तु की गति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बताइए। तो अगर विपरीत दिशा में है तो वस्तु की गति में कमी आती है, ठीक है, कमी आती है। जबकि वस्तु की गति की दिशा में बल लगाया जाएगा तो वस्तु की गति में वृद्धि होती है। ये कॉमन प्रश्न है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि नॉट गेट किसके द्वारा क्रियान्वित किया जा सकता है? नॉट गेट किसके द्वारा क्रियान्वित किया जाता है? तो फ्रेंड्स, नॉट गेट को एकल ट्रांजिस्टर के द्वारा क्रियान्वित किया जाता है। डिजिटल लॉजिक जो है इसके संदर्भ में नॉट गेट को इन्वर्टर के नाम से भी जाना जाता है। तो राइट आंसर इसका एकल ट्रांजिस्टर हो जाएगा। उपग्रह संचार के लिए कौन सा विद्युत चुंबकीय विकिरण प्रयुक्त किया जाता है? उपग्रह संचार के लिए जो है किसका प्रयुक्त किया जाता है? किस विद्युत चुंबकीय विकिरण का? तो यह है सूक्ष्म तरंग, ठीक है, सूक्ष्म तरंग विद्युत चुंबकीय विकिरण के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। 1 माइक्रोन निम्न में से किसके बराबर होता है? तो 1 माइक्रोन बराबर होता है 10⁻⁻6 मीटर। तो यहाँ पर देखिएगा कहीं भी ऑप्शन में नहीं दिया गया, तो इनमें से कोई नहीं इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसी तत्व का रासायनिक गुण निम्न में से किस पर निर्भर करता है? किसी तत्व का रासायनिक गुण जो है यह उसकी परमाणु संख्या पर निर्भर करता है। तो परमाणु संख्या यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए Rn किस तत्व का रासायनिक चिन्ह है? तो यह जो सिंबल है यह किसका है फ्रेंड्स? तो यह रेडॉन का है, रेडॉन है, ठीक है। रेडॉन का परमाणु क्रमांक 86 होता है और इसका परमाणु भार 222 होता है। रेडॉन एक प्रकार का नोबेल गैस है, ध्यान रखेंगे। तो ये रेडॉन हो जाएगा। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि निम्न में से वह धातु कौन सी है जिसका प्रयोग विद्युत चुंबक के रूप में नहीं किया जाता है? विद्युत चुंबक के रूप में लोहा, स्टील, निकेल, कोबाल्ट इन सब का प्रयोग किया जाता है, जबकि तांबा का प्रयोग विद्युत चुंबक के रूप में नहीं किया जाता है। तो तांबा इसका राइट आंसर हो जाएगा। कोई द्रव तब उबलता है जब उसका, तो कोई द्रव तब उबलने लगता है जब उसका वाष्प दाब परिवर्ती दाब के बराबर होता है। वाष्प दाब परिवर्ती दाब के बराबर हो जाता है। जल वाष्पीकृत नहीं होगा यदि आर्द्रता 100% हो, क्योंकि 100% आर्द्रता होने पर
वायु में जलवाष्प अपनी अधिकतम सीमा तक पहुंच जाता है, जिसके कारण वाष्पीकरण की जो गुंजाइश होती है वो समाप्त हो जाती है। तो यह आपका आर्द्रता 100% हो। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन प्राकृतिक बहुलक है, इसमें से बताइएगा। राइट आंसर क्या होगा? प्राकृतिक बहुलक जो है यह आपका सेलुलोज है, सेलुलोज। ठीक है, चलिए कृत्रिम बहुलक पूछेगा तो नायलॉन, बेकेलाइट, पीवीसी ये कृत्रिम बहुलक के एग्जाम्पल हैं। कार्बनिक यौगिकों से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो कार्बनिक यौगिक हवा में सहज ज्वलनशील होते हैं, परंतु उनका गलनांक और क्वथनांक निम्न होता है। तो ये सहज ज्वलनशील नहीं है, यही जो है यहाँ पर असत्य दिया गया है। ये सहज ज्वलनशील होते हैं, चलिए, और उनका गलनांक और क्वथनांक निम्न होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा ये भी सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साबुन कपड़ों की बेहतर सफाई में क्यों सहायक होता है? तो साबुन कपड़ों की बेहतर सफाई में सहायक होता है, क्यों होता है? तो यह घोल के जो पृष्ठीय तनाव है उसको कम कर देता है, जिससे कि मैल निकल जाती है। तो यह घोल के पृष्ठीय तनाव को कम कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा इसमें से सबसे मीठा शर्करा है? सबसे मीठा शर्करा जो है इसमें से फ्रुक्टोज है। क्या है? फ्रुक्टोज है। ठीक है, फ्रुक्टोज ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सुमेलित करना है। एक तरफ जो है रासायनिक नाम दिया गया है और दूसरी तरफ विटामिन दिए गए हैं। विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमिन होता है, विटामिन B2 का राइबोफ्लेविन होता है, विटामिन B6 का पायरिडॉक्सिन होता है और विटामिन B12 का जो होता है साइनोकोबालामिन होता है। ठीक है, तो ये आप लोग मिला लेंगे। अब ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिएगा तो डी राइट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है हमारा कि निम्न में से कौन उत्सर्जक उत्पाद के रूप में यूरिक एसिड का उत्सर्जन करता है? यूरिक एसिड का उत्सर्जन जो है ये कौन करेगा? तो सरीसृप वर्ग। देखिए जितने भी सरीसृप वर्ग हैं और पक्षी वर्ग हैं, मुख्य उत्सर्जक उत्पाद इनका यूरिक एसिड होता है। क्या होता है? यूरिक एसिड होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी गौरैया है, क्योंकि यह पक्षी वर्ग में आता है। स्तनधारी का मुख्य उत्सर्जक पदार्थ क्या होता है? तो यूरिया होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि किस पेशी में संकुचनशील प्रोटीन होते हैं? तो ये होता है एक्टिन और मायोसिन। ठीक है, एक्टिन और मायोसिन पेशी में संकुचनशील प्रोटीन होते हैं। ठीक है, और यह पेशियों को सिकुड़ करके शरीर एवं अंगों को गति प्रदान करते हैं। सबसे बड़ा श्वेत रुधिराणु निम्न में से कौन सा है? तो ये फ्रेंड्स मोनोसाइट है। कौन सा है? सबसे बड़ा मोनोसाइट है। चलिए, और सबसे छोटा श्वेत रुधिराणु पूछेगा तो लिम्फोसाइट होगा। सबसे बड़ा मोनोसाइट। अगला प्रश्न है कि केंचुए की पृष्ठीय रुधिर वाहिका में रक्त का प्रवाह किस ओर होता है? तो यह इनका प्रवाह जो है रक्त का अग्रगामी होता है, अग्रगामी हो जाएगा। हृदय का निम्नलिखित में से क्या कार्य है? तो हृदय का काम रक्त को शरीर के विभिन्न अंगों में पंप करना है। ठीक है, रक्त परिसंचरण का खोज किसने किया था? तो विलियम हार्वे ने किया था। इसको भी आप निश्चित रूप से ध्यान रखेंगे। चलिए निम्नलिखित में से कौन इसमें से नरलिंग हार्मोन है? मैंने कई बार आपको बताया हुआ है, बताइए। तो इसमें से राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? टेस्टोस्टेरोन है। क्या है? टेस्टोस्टेरोन है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन ये मादा लिंग हार्मोन है। अगला प्रश्न है कि संघ राज्य क्षेत्र हेतु प्रशासकों के अधिकार एवं कर्तव्यों का निर्धारण किया जाता है। तो ये किया जाता है किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ठीक है, राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है तो राष्ट्रपति राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए राज्य निर्वाचन आयुक्त को इसके पद से निम्नलिखित में से किस विधि के द्वारा हटाया जा सकता है? तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को जिस प्रक्रिया के द्वारा हटाया जाता है, ठीक उसी प्रक्रिया के द्वारा राज्य के निर्वाचन आयुक्त को भी हटाया जा सकता है। अगला प्रश्न है हमारा कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक निकाय है? इसमें से देखिए फ्रेंड्स, इसमें से जो संवैधानिक निकाय है यह आपका निर्वाचन आयोग है, यानी कि संविधान में इसका जिक्र किया गया है। संविधान के भाग 15 में अनुच्छेद 324 से लेकर के 329 तक में। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो ये निर्वाचन आयोग हो जाएगा। तो इसका केवल 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। केंद्रीय सूचना आयोग एक सांविधानिक निकाय है। क्या है? ये संवैधानिक नहीं है, ये सांविधिक निकाय है। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है, जो एक क्षेत्र के उपक्रम के भांति एक स्वायत्त निकाय है।
चलिए आगे बढ़ेंगे कि भारत के संविधान में नवीं अनुसूची किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया। नवीं अनुसूची को जोड़ा गया है प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा। 1951 में हुआ था पहला संविधान संशोधन, ठीक है। चलिए, और नवीं अनुसूची में भूमि सुधार कानूनों को चुनौती दी जा सके, ऐसा है इसमें। तो ये 51वां पहला संविधान संशोधन, जो कि कब हुआ था, पहला संविधान संशोधन हुआ था 1951 में, पहला संविधान संशोधन। चलो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि भारत के संविधान की उद्देशिका अपने नागरिकों को निम्नलिखित में से किस प्रकार का न्याय प्रदान नहीं करती है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक 3 प्रकार की न्याय की बात प्रस्तावना में की गई है। तो यहाँ पर धार्मिक नहीं होगा। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की एकात्मक विशेषता है। भारतीय संविधान की एकात्मक विशेषता जो है यह कौन सी है। तो आपातकालीन प्रावधान जो है या एकल नागरिकता, आप यहाँ पर देखिए, आपातकालीन प्रावधान, एकल नागरिकता, संविधान का लचीलापन, एकात्मक व्यवस्था की विशेषता होती है, ठीक है। संविधान की सर्वोच्चता, ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर होगा। संविधान की सर्वोच्चता और कठोर संविधान तथा स्वतंत्र उच्चतम न्यायालय ये संघात्मक व्यवस्था की विशेषताएं होती हैं। किस अधिनियम में पहली बार वायसराय कुछ भारतीयों को कार्यकारिणी परिषद में गैर सरकारी सदस्य के रूप में नामित कर सकता था। तो यह 1861 का भारत परिषद अधिनियम है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न कर लेंगे कि राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब किया गया था। तो 1953 में किया गया था, फजल अली की अध्यक्षता में। 1953 राइट आंसर हो जाएगा। और राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित कब हुआ था, तो 1956 में हुआ था। चलिए, किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत का कोई नागरिक किसी अन्य देश में बिना राष्ट्रपति की आज्ञा से कोई उपाधि स्वीकार नहीं कर सकता है। तो आपको पता होगा कि उपाधियों का जो अंत है यह आर्टिकल 18 में है, अनुच्छेद 18 में, ठीक है फ्रेंड्स। यह वर्णित है कि सेना या विद्या संबंधी सम्मान के सिवाय कोई भी अन्य सम्मान या उपाधि राज्य द्वारा प्रदान नहीं की जाएगी। भारत का कोई नागरिक किसी अन्य देश की बिना राष्ट्रपति की आज्ञा से कोई भी उपाधि स्वीकार नहीं कर सकता है, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान में प्रस्तावना की भाषा कहाँ से लिया गया है। प्रस्तावना की भाषा जो है ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। अच्छा, प्रस्तावना लिया गया अमेरिका से और प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। समवर्ती सूची का प्रावधान कहाँ से लिया गया है, तो ये भी ऑस्ट्रेलिया से ही लिया गया है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संबंध में सही कौन सा है, इसमें से बताइएगा, इसमें से सही कौन सा है। नियंत्रक महालेखा परीक्षक सार्वजनिक धन का संरक्षक होता है, बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 148 जो है संविधान का, इसमें नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की पद की व्यवस्था की गई है। यह लोक वित्त का संरक्षण होने के साथ साथ देश की संपूर्ण वित्तीय व्यवस्था का नियंत्रक होता है, ठीक है। वह सेवानिवृत्ति के पश्चात भारत सरकार के अधीन कोई पद धारण नहीं कर सकता है, ये भी सही है। तो 1 और 2 दोनों इसमें से सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि अभिज्ञान शाकुंतलम का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था। अभिज्ञान शाकुंतलम का अंग्रेजी में अनुवाद जो है ये किया था विलियम जोन्स ने। किसने, सर विलियम जोन्स ने। गीत गोविंद का भी पहला अंग्रेजी अनुवाद 1792 में इसी ने किया था। पहला अंग्रेजी अनुवाद गीत गोविंद का इसी ने किया था। 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना इसी ने किया था। तो ये सारे पॉइंट्स याद रखेंगे। किस हड़प्पा स्थल से धान की भूसी का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। तो फ्रेंड्स यह जो है यह प्राप्त हुआ है कहाँ से, तो यह रंगपुर से प्राप्त हुआ। रंगपुर कहाँ पर है, तो गुजरात में है, मादर नदी के तट पर, ठीक है। कालीबंगा राजस्थान में है, लोथल भी गुजरात में है, धौलावीरा भी गुजरात में ही है। जैन धर्म में 5वां महाभारत किस तीर्थंकर ने जोड़ा। देखिए, जैन धर्म में पहले 4 महाभारत थे, जिसे कि जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ ने प्रतिपादित किया था। और 5वां महाव्रत जो है ब्रह्मचर्य, इसको जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर ने जोड़ा था, ठीक है। पहला अहिंसा, दूसरा सत्य, तीसरा अस्तेय, चौथा उपरिग्रह, ठीक है। ये 4 पहले थे और 5वां ब्रह्मचर्य जोड़ा था महावीर जी ने। उसके बाद देखिए मिलान करेंगे, एक तरफ जो है सल्तनतकालीन विभाग हैं और वे किस कार्य से संबंधित हैं। दीवाने अर्ज यह जो है यह संबंधित है सैन्य विभाग से, इसका स्थापना बलवन ने करवाया था। दीवाने बंदगान यह एक दास विभाग है, क्या है, दास विभाग है, इसका स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। दीवाने मुस्तखराज जो है यह एक क्या है, राजस्व विभाग है, ठीक है, इसकी स्थापना किसने कराया था,
तो अलाउद्दीन खिलजी ने। दीवान खैरात जो है यह क्या है, एक दान विभाग है। इसकी स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। तो इसको अब आप लोग मिला लेंगे। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा 4, फिर आपका हो जाएगा 3 दीवान मुस्तकरात राजस्व 1, और फिर दीवान खैरात दान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि औरंगजेब के समय सिख विद्रोह कब हुआ था। औरंगजेब के समय सिख विद्रोह जो है ये प्रत्यक्ष रूप से 1675 में गुरु तेग बहादुर के प्राणदंड दिए जाने के बाद शुरू हुआ था। 1675 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक कब करवाया था। शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक जो है यह 6 जून 1674 को काशी के प्रसिद्ध विद्वान श्री गंगा भट्ट के द्वारा करवाया था। ठीक है, तो ये 6 जून 1674 हो जाएगा, याद रखेंगे। ठीक है, और देखिए फ्रेंड्स, अगर हम बात करें तो इनके राजनीतिक गुरु कौन थे, तो कोंडदेव थे। राजनीतिक गुरु अगर पूछेगा तो कोंडदेव थे। आध्यात्मिक गुरु पूछेगा तो रामदास थे। अच्छा, यहाँ पर मैं 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा आपको। एक देखिए शिवनेर दुर्ग, क्या नाम है, शिवनेर दुर्ग, और एक है पनहाला दुर्ग। प्रश्न पूछा जाता है कि पनहाला दुर्ग का संबंध किससे है, तो शिवाजी से। शिवनेर दुर्ग का संबंध किससे है, तो शिवाजी से। ये पॉइंट्स आप ध्यान रखेंगे। सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने किया था, तो सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना जो है यह 1898 में बनारस में किया था। किसने, तो एनी बेसेंट ने। और आगे चल करके 1916 में मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से इसको बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बनाया गया था। एनी बेसेंट राइट आंसर हो जाएगा। देवबंद आंदोलन का संबंध किस राज्य से है। देवबंद आंदोलन का संबंध जो है यह राज्य है कौन सा, तो उत्तर प्रदेश। इनमें से कोई नहीं राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। इस आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य कुरान और हदीस की शिक्षाओं का मुसलमान में प्रसार करते हेतु विदेशी शासकों के विरुद्ध बगावत जारी रखना था। देखिए, वानर सेना और मंजरी सेना का संबंध किस आंदोलन से है, तो ये संबंध जो है वानर सेना और मंजरी सेना का सविनय अवज्ञा आंदोलन से है। ठीक है। अच्छा, दक्षिण भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, तो ये नाम याद रखेंगे किसने किया था, तो सी राजगोपालाचारी ने किया था। प्रश्न बन सकता है। अगला प्रश्न कि सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि किसने दिया था, तो सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि जो है ये किसने दिया था, तो फ्रेंड्स दिया था, बताइए, एडोल्फ हिटलर ने। तो इनमें से कोई नहीं राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न करेंगे कि लोक शिक्षा विभाग की स्थापना किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में हुई थी। लोक शिक्षा विभाग, सार्वजनिक निर्माण विभाग, इसका स्थापना लॉर्ड डलहौजी ने 1854 में किया था। लॉर्ड डलहौजी ने व्यापकता का सिद्धांत भी लाया था, आपको याद भी होगा, तो ये डलहौजी हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस ने त्यागपत्र दिया था, तो सुभाष चंद्र बोस ने त्यागपत्र दिया था किस अधिवेशन में, तो फ्रेंड्स यह था 1939 का त्रिपुरी अधिवेशन। ठीक है, त्रिपुरी अधिवेशन में, इसी में सुभाष चंद्र बोस ने जो है इस्तीफा दिया था। ये अध्यक्ष थे, और इसके बाद जो है फ्रेंड्स अध्यक्ष बने थे कौन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ये आपका त्रिपुरी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किसने किया था, तो स्वराज शब्द का प्रयोग जो है सर्वप्रथम किया था किसने, तो दयानंद सरस्वती जी ने। दयानंद सरस्वती राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको 25 इंपॉर्टेंट 2023 के करंट अफेयर्स करवा रहा हूँ। ठीक है, 25 प्रश्न हैं, हम लोग 95 प्रश्न कवर कर रहे हैं। अपना स्कोर आप लोग जरूर बता के जाइएगा। चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, प्रश्न पढ़ेंगे करंट अफेयर्स वाला। प्रश्न है कि हेलिना टैंकरोधी मिसाइल को किस देश ने विकसित किया है, तो फ्रेंड्स देखिए, हेलिना टैंकरोधी मिसाइल को जो है रक्षा अनुसंधान और विकास प्रयोगशाला हैदराबाद के द्वारा DRDO के मिसाइल और सामरिक प्रणाली क्लस्टर के तहत विकसित किया गया है, यानी कि भारत इसका राइट आंसर हो जाएगा। नीति आयोग के नए CEO कौन है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, तो फ्रेंड्स ये हैं VR सुब्रमण्यम। ठीक है फ्रेंड्स, नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है, तो सुमन बेरी हैं। अध्यक्ष कौन है, तो प्रधानमंत्री होते हैं, जो कि अभी नरेंद्र मोदी जी हैं। उसके बाद देखिएगा कि तर्कस युद्धाभ्यास 2023 किन देशों के मध्य आयोजित किया गया। तर्कस ये 6ठा संस्करण था, यहाँ आप इस तरह से बना लीजिए, ये 6ठा संस्करण था। ठीक है, और इसका आयोजन जो है भारत और अमेरिका के मध्य किया गया है, चेन्नई में। ठीक है, भारत और अमेरिका हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि फैमिली डॉक्टर प्रोजेक्ट की शुरुआत किस राज्य के द्वारा किया गया है, तो फैमिली डॉक्टर प्रोजेक्ट की शुरुआत जो है ये आंध्र प्रदेश की सरकार के द्वारा किया गया है। ठीक है,
आंध्र प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसरो ने अपना पहला निजी रॉकेट किस नाम से लॉन्च किया है? इसरो ने अपना पहला निजी रॉकेट जो है यह किस नाम से किया है लॉन्च? तो इसका नाम है विक्रम एस। क्या नाम है इसका? विक्रम एस। हिंदी में ऐसे विक्रम एस लिखिए, तो ये विक्रम एस है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। इस रॉकेट को स्काई रूट, यहाँ मैं लिखता हूँ, इस रॉकेट को स्काई रूट, ठीक है, स्काई रूट नामक एक प्राइवेट स्टार्टअप कंपनी ने बनाया है। क्लियर है, ध्यान रखेंगे। और श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से इसको लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के 80वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो भारत के 80वें ग्रैंड मास्टर जो बने हैं इनका नाम है विघ्नेश NR। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अर्जुन पुरस्कार 2022 हेतु कुल कितने खिलाड़ी का चयन हुआ है? देखिए फ्रेंड्स, इसमें से अगर हम बात करें तो अर्जुन पुरस्कार के लिए जो है टोटल 25 खिलाड़ियों का चयन किया गया है। और देखिए, जो सर्वश्रेष्ठ खेल पुरस्कार है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, यह केवल एक व्यक्ति को दिया गया है। इनका नाम है शरत कमल अजंता, जो कि टेबल टेनिस से संबंधित हैं। पद्म भूषण 2023 से सम्मानित श्री कमलेश डी पटेल का संबंध किससे है? अच्छा, 2023 में टोटल 106 लोगों को पद्म पुरस्कार दिया गया था, जिसमें से पद्म विभूषण 6 लोगों को, पद्म भूषण 9 लोगों को और पद्म श्री जो है 91 लोगों को दिया गया। इसको जोड़ दीजिएगा, देखिए 9 1 10 और 6 16, हासिल 1 9 1 10, टोटल 106 लोगों को दिया गया है। तो कमलेश डी पटेल का संबंध जो है ये अध्यात्म से है। अध्यात्म राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ अध्यात्मवाद लिखा गया है। ठीक है, अध्यात्म स्पिरिचुअलिज्म याद रखेंगे। देखिए, 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 का शुभंकर क्या है? इसका आयोजन मध्य प्रदेश में हुआ था और इसका शुभंकर जो है यह आशा है। आशा राइट आंसर हो जाएगा। और इसमें जो है प्रथम स्थान पर महाराष्ट्र रहा था। पुस्तक तुम पहले क्यों नहीं आए कि लेखक कौन है? जिसको लिखा है कैलाश सत्यार्थी ने। कैलाश सत्यार्थी हो जाएगा। नए संसद भवन का डिजाइन किस कंपनी ने किया है? अब ध्यान से सुनिएगा, नए संसद भवन का डिजाइन जो है HCP डिजाइन एंड मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड ने किया है। HCP डिजाइन एंड मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड ने किया है इसका डिजाइन, और इसका निर्माण किया है टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड ने। निर्माण पूछेगा तो टाटा प्रोजेक्ट, डिजाइन पूछेगा तो HCP। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि सभी गांव में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? तो फ्रेंड्स, यह रखा गया है 2025 तक। ठीक है, जबकि सेवा क्षेत्र में 1 ट्रिलियन का लक्ष्य, सेवा क्षेत्र में 1 ट्रिलियन का लक्ष्य प्राप्त करने का लक्ष्य 2030 रखा गया है। इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। सियोल शांति पुरस्कार 2022 से किससे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किए गए हैं टिम बर्नर्स-ली। टिम बर्नर्स-ली ने WWW का खोज किया था। ठीक है, और 2018 में सियोल शांति पुरस्कार 2018 में भारत के प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी को दिया गया था। देखिए, एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो फ्रेंड्स, यह श्रीनगर में किया जा रहा है। श्रीनगर राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए, जुआरी ब्रिज जो हाल ही के दिनों में चर्चा में रहा, उसका संबंध किससे है? जुआरी ब्रिज बताइए। तो फ्रेंड्स, यह गोवा से संबंधित है। ठीक है, गोवा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, तो गोवा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस IIT ने वाटनर Q5 यहाँ पर देखिएगा री इमेजिंग एजुकेशन अवार्ड जीता है? तो ये जीता है IIT मद्रास ने। IIT मद्रास ने जीता है। उसके बाद देखिए, रक्षा मंत्रालय ने किसके साथ डोर्नियर विमान खरीदने हेतु समझौता किया है? तो डोर्नियर विमान खरीदने हेतु समझौता किया है किसके साथ? तो हॉल के साथ। तो HAL राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए, हॉर्नबिल महोत्सव 2022 का आयोजन नागालैंड में किया गया। कहाँ होता है हॉर्नबिल का? नागालैंड में आयोजन किया जाता है। इसके उद्घाटनकर्ता कौन थे 2022 में? तो ये भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी थे। जगदीप धनखड़ राइट आंसर हो जाएगा। जनवरी 2023 में भारतीय वायुसेना का कौन सा लड़ाकू विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था? जिसका नाम है क्या क्या? सुखोई 30 और मिराज। यहाँ पर देखिएगा मिराज भी है। तो ए और बी दोनों राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि मलेशियाई ओपन 2023 बैडमिंटन का खिताब पुरुष एकल में किसने जीता है? तो पुरुष एकल में जीता है विक्टर एक्सेल्सन ने। विक्टर एक्सेल्सन कहाँ के हैं? डेनमार्क के हैं।
महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो अकाने यामागुची, ये महिला एकल का खिताब जीता इन्होंने। ये कहाँ की हैं? जापान की हैं। महिला T20 वर्ल्ड कप 2022 का खिताब ऑस्ट्रेलिया ने किसको हरा करके जीता है? तो महिला T20 वर्ल्ड कप 2022 का खिताब ऑस्ट्रेलिया ने दक्षिण अफ्रीका को हरा करके जीता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसका आयोजन दक्षिण अफ्रीका में किया गया था। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि मिस अर्थ 2022 का खिताब किसने जीता है? मिस अर्थ 2022 का खिताब जो है किसने जीता है? तो ये जीता है मिन सू चोई ने। ठीक है, और ये दक्षिण कोरिया की हैं। हाल ही में H3N2 वायरस चर्चा में रहा है, इसका संबंध किससे है? तो इसका संबंध जो है इन्फ्लुएंजा से है। उसके बाद देखिए ऑस्कर 2023 हेतु भारत की ओर से कितने फिल्मों को शामिल किया गया था? तो भारत की 3 फिल्मों को शामिल किया गया था, जिसमें से शॉर्ट फिल्म कैटेगरी में द एलिफेंट विस्पर्स ने बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म का अवार्ड जीता है। चलिए हाल के दिनों में ही माउंट मेरापी ज्वालामुखी में विस्फोट में रहा था, जो कि चर्चा में रहा था। माउंट मेरापी कहाँ का है, किस देश में है, मतलब कहाँ है? तो माउंट मेरापी जो है यह इंडोनेशिया में है। इंडोनेशिया राइट आंसर हो जाएगा। अपना स्कोर बता दीजिए फ्रेंड्स। हमने 95 प्रश्न कवर किया है। वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसको शेयर कर दीजिए।